हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण ओरिएंटेशनच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे किंवा हाऊ टू स्टडी. म्हणजे फक्त कम्प्युटर सायन्सची नाही तर तुमचं फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल, मॅथ्स असेल, तुमच्या पूर्ण आयुष्यात तुम्हाला अभ्यास कसा करायचा आहे अशी महत्वपूर्ण डिस्कशन, ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं. दैट इज द हाउ टू स्टडी. इसमें सबसे पहली बात बताऊंगा मैं आपको कि लास्ट ईयर अपने क्लास से मतलब माउली कोचिंग क्लास से टोटल 200 आउट ऑफ 190 प्लस, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको 195, 196, 197, 198 और 199 इतने मार्क्स है. ऐसे 41 स्टूडेंट है. और इन 41 स्टूडेंट को जब मैंने पूछा कि आपने इतने अच्छे मार्क्स आपको कैसे मिले, तो उन्होंने यही बताया कि सर आपने जो क्लास की शुरुआत में बताया था कि पढ़ाई कैसे करना है, वही ये सब चीजें हमने फॉलो किए और हमको इतने मार्क्स मिले. तो म्हणून तुम्हाला जर चांगले मार्क्स पाहिजे असतील, चांगला स्कोर अटेंड करायचा असेल तर त्या गोष्टींसाठी बघा, लक्ष द्या, हे सगळे स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करणं एकदम गरजेचं आहे. दूसरी बात, आपको कौन कौन से स्टेप कैसे करना है ये आपको फिर से बता तो देने वाला हूं, मगर आपको फिर से बता देता हूं, वीडियो जो है वो मूवी की तरह ना देखिए. मूवी की तरह बोले तो कि भाई मतलब आप बैठे हैं या लेटे हैं, कान में हेडफोन चालू है, कुछ तो भी मोबाइल हाथ में नहीं. पढ़ाई करने के लिए और पूजा करने के लिए, देवाची अपन जेव्हा पूजा करतो तो उसके लिए जैसे सिस्टमैटिक बैठते हैं वैसे ही सिस्टमैटिक आपको पढ़ाई के लिए बैठना है. बिकॉज ये एक टाइप की पूजा ही होती है, इसलिए यहाँ पे बैठते समय गादी पर बैठकर या लेटकर बिल्कुल वीडियो ना देखिए. आपके पढ़ाई की जगह फिक्स रखिए, बराबर. दूसरी बात, जैसे आपको पूजा के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, आप भगवान की पूजा करते हैं तब, तो वैसे ही आपके पढ़ाई के बीच में आपने खुद ने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए. आप पूजा करते समय कहीं बाहर ध्यान नहीं जाने देते, वैसे पढ़ाई करते समय भी. मतलब कैसे होता है, आपको हर चीज कॉन्सेंट्रेट करना है. तो देखो, पढ़ाई करने के मेजर 3 स्टेप्स कौन कौन से? मेजर 3 स्टेप. पहली स्टेप है श्रुति, दूसरी स्टेप है स्मृति और तीसरी स्टेप से कृति. अब ये सर श्रुति, स्मृति और कृति क्या है? सबसे पहले है श्रुति, मतलब आपको जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से बारीकी से सुन लेना, दैट इज कॉल्ड एज द श्रुति. उसके बाद में जो आपने पढ़ लिया मतलब गेन कर लिया, उसको मेंटेन कैसे करना, उसको आपके माइंड में कैसे रखना है, उसके लिए पढ़ाई करना, रिकॉल करना, टेस्ट देना, दैट इज कॉल्ड एज द स्मृति. लास्ट है कृति, मतलब आप जो पढ़ाई की है, जो 2 साल आप पढ़ाई करेंगे, बराबर, उस पढ़ाई को आपके माइंड में पूरा अच्छी तरह से रखकर पेपर के दिन लिखना, दैट इज कॉल्ड एज द कृति. इसलिए श्रुति, कृति और स्मृति, ये 3 चीजें आपके लाइफ में आज से अप्लाई करना शुरू करो. क्योंकि आज तक आपकी जो लाइफ थी वो 10th स्टैंडर्ड तक थे, आपकी मैच्योरिटी लेवल कम थी. नाउ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, आप अभी 11th में गए. जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ना चाहिए और वो उसको खुद को बढ़ाना होता है. गॉट इट? अब यही 3 स्टेप जो होते हैं, श्रुति, स्मृति और कृति, इनको मैंने मॉडिफाई किया है, इनको एक्सपांड करके बताया है एक्चुअल में कैसे करना है. सबसे पहली बात, स्टेप 1, कॉन्सेंट्रेट लेक्चर, मतलब जो भी आपका लेक्चर चालू है उसके तरफ कॉन्सेंट्रेटली काम करना है, मतलब उसको ध्यान से सुनना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. जैसे एग्जांपल, अभी आप जब ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, रेगुलर क्लासरूम क्लासेस करोगे, तब तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा क्योंकि हमारा भी वॉच आपके ऊपर होता है, वो एक क्लासरूम फीलिंग्स अलग होती है, बराबर. मगर अभी आपको कंसंट्रेट कैसे करना है, तो वीडियो का हर स्टेटमेंट, वीडियो का हर वर्ड एकदम बारीकी से सुनना है विदाउट एनी डिस्टरबेंस. घर में कौन आया आपको पता नहीं होना चाहिए, उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, बराबर है. घर में क्या बन रहा है इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, बराबर है. घर में कोई आपका बेल बज रही है, किसका फोन है, ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है
ड्यूरिंग द लेक्चर। बराबर, क्योंकि लेक्चर के समय अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आपका ध्यान बाहर जाएगा, आपका ध्यान डाइल्यूट हो जाएगा कहीं और आपका लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। और लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं रहा तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लेक्चर में सिखाते हैं वो चीजों की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरा, चलो ठीक है सर, कॉन्सेंट्रेट किए, हम लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात, रीड एट होम 2 और 3 टाइम्स। आपको जो भी हमने पढ़ाया है ये सब चीजों को आपको बार-बार नोट्स में से पढ़ना पड़ेगा 2 या 3 बार। फिर से क्यों? क्योंकि अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। जब आप ऑफलाइन में आ जाएंगे तो आपको ये एक बार पढ़ने से भी काम हो जाएगा। अभी 2 या 3 बार इसलिए क्योंकि अभी आपके पास में वो एटमॉस्फेयर बना हुआ नहीं, इसलिए जो भी वीडियो में डालता हूँ उसके साथ में उसका पीडीएफ भी रहेगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो उन पीडीएफ को आपको पढ़ना है 2 या 3 बार। चलो सर, लेक्चर हमने कर लिए, कॉन्सेंट्रेट पढ़ लिए, अभी हमने आपने बोले पीडीएफ पढ़ना है वो भी पढ़ लेंगे। रिकॉल हाइलाइट्स। अब आप जब अकेले बैठे तो जितना भी अपन ने उस चीज के लिए पढ़े तो उनके हाइलाइट्स को रिकॉल करना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने आपके सामने किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे अमिताभ बच्चन, तो आपको उसको हाइलाइट्स आपके ध्यान में आ गए, लंबी हाइट है, फ्रेंच कट दाढ़ी है, थोड़ा सा एजेड पर्सन है, बराबर है, तो इसके हाइलाइट्स हो गए। वैसे ही पढ़ाते समय अगर मैं सपोज ऐसे है कि कंप्यूटर में आपको नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूं या वेब डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूं, तो उन सब चीजों को पढ़ाते समय मैंने कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट बताया है वो आपको हाइलाइट्स को अकेले बैठ के सिर्फ रिकॉल करना है। तीसरी चीज जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी 4, दैट इज द मेंटेन ओन नोट्स। अब ये तो मैंने पीडीएफ में नोट्स दिया था, पीडीएफ के नोट्स ऑब्वियसली आपके काम में आने वाले हैं। और दूसरी बात बता दूं कि अपने नोट्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए अपनी नोट्स ही बस है। आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता ने ऑलरेडी आपके लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, अब उन पे खर्च करने का बोझा बढ़ रहा है, इसलिए नोट्स के बाहर अपने कुछ नहीं आएगा। एक बात ध्यान में रखना है, फिर खुद का रजिस्टर मेंटेन करना है। जो चीज मैं पढ़ाता हूं जिस दिन, उस दिन ये 2 स्टेप फॉलो होने के बाद में, मतलब घर पे पढ़ लिए, हाइलाइट्स रिकॉल कर लिए, उसके बाद में खुद का रजिस्टर खुद मेंटेन करना शुरू करो और उसमें जो भी आप हाइलाइट्स पढ़ रहे हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना, बराबर। नेक्स्ट है सॉल्व द टेस्ट पेपर। जैसे ही अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, टॉपिक्स होने के बाद में मैं आपको टेस्ट पेपर्स दूंगा। अगेन वो पीडीएफ के फॉर्म में रहेंगे, चेक करके भी मिलेंगे। कुछ पेपर ऐसे रहेंगे जो ऐप पे ही आप दे सकते हो उसकी एग्जाम, तो आपको टेस्ट सॉल्व करना है, बराबर। और टेस्ट को सॉल्व करते समय कैसे, तो जितनी पवित्रता से आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे उतनी ही पवित्रता से आपको सक्सेस मिलेगा, बराबर। नेक्स्ट है रेक्टिफाई मिस्टेक्स। सर टेस्ट सॉल्व किए, बराबर। अब ऐसे समझो कि 50 मार्क की टेस्ट है, 50 मार्क्स की, 50 में से आपको 40 मार्क्स मिले, 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस मिस्टेक्स हो गए। होने दीजिए, गलतियां हमेशा इंसान से ही होती है और आपने इसके पहले ये काम किया हुआ नहीं, आपके सामने ये सब पढ़ाई जो है ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मिस्टेक्स हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक्स को सुधार लो, अपने लाइफ में फिर से अप्लाई करो, इसलिए रेक्टिफाई द मिस्टेक। अगर आपके पेपर में कोई मिस्टेक होती है और पेपर में मिस्टेक होने के बाद में आप उसको रेक्टिफाई करे बगैर अगर आगे जाते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, बराबर। इसलिए खुद को बिल्कुल धोखा मत दो। बाद में आपके रिवीजन मस्ट, जितने भी आपके चैप्टर्स हो गए, सपोज आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ हो गया, अब फर्स्ट जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ब्लर होने लग जाएगा, इसलिए आपको रिवीजन भी करना जरूरी है। हमारे क्लास की एक परंपरा ऐसी भी है कि हम 2-3 चैप्टर होने के बाद में पिछले रिवाइज टेस्ट लेते हैं, इससे उस माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए अभी आप जब तक घर पे है तो ये रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, इसलिए रिवीजन मस्ट है। ये सब चीजें सर हमने कॉन्सेंट्रेट के लेक्चर भी किए,
बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिए, ध्यान बिल्कुल हमारा बाहर नहीं गए, मतलब आपने खुद को धोखा नहीं दिया। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आपके माता पिता ने जो उनकी ड्यूटी थी ना, वो ड्यूटी उन्होंने पूरी कंप्लीट कर दी। आपको 10th से 11th स्टैंडर्ड पास हो गया, 10th स्टैंडर्ड पास हो गया, 11th कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिला दिए, क्लासेस को एडमिशन दिला दिए। अब आपकी ड्यूटी है, आज से उनका काम खत्म हो चुका है एज ए पेरेंट्स बोलकर आपके पढ़ाई के लिए आपको उन्होंने एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे ले जाकर पहुंचा दिया। अब इसके बाद में हर चीज आपके हाथ में, आप जिस ढंग से पढ़ाई करोगे उस ढंग से आपको आगे के कॉलेजेस मिलेंगे। अभी तो ऐसा होता है 90% वाले को भी जो कॉलेज चाहिए मिल जाता है, 40% वाले को भी जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाता है। बट अभी इसके बाद में जो आपकी हायर स्टडी आएगी, हायर स्टडी में ऐसे नहीं होता है। हायर स्टडी में आपके मार्क्स देखकर ही आपको कॉलेजेस मिलेगा। फिर जिसको जैसा कॉलेज चाहिए उसको उस लेवल की पढ़ाई करना होता है, बराबर। इसलिए एक बात ध्यान में रखना कि आपको जितना अच्छा चाहिए उतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सर हमने कॉन्सेंट्रेट के लेक्चर पढ़ लिया, आपने बोले तो 2 या 3 बार जो नोट्स है उसको पढ़ लो, हाइलाइट्स भी रिकॉल कर लिए। सर हमने खुद का रजिस्टर, खुद के नोट्स भी मेंटेन कर लिए। ये 3 चीजें जो मैंने अभी आपको 4 चीजें बताया है, ये तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसका भी बहुत फायदा होगा। उसके बाद में सर हमने टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर दिए, सर मिस्टेक्स हाईलाइट किए, एक भी मिस्टेक हमारी नहीं है। उसके बाद में सर हमारी रिवीजन भी शुरू है। बस फिर वो दिन दूर नहीं जब आपके कदमों के नीचे आपका सक्सेस मिलेगा, आपके कदमों में आपकी तरक्की रहेगी, आपके कदमों में आपके सपने रहेंगे। देखो एक बात बताता हूं, जब सपने इंसान देखता है ना, मतलब उसको हुए नहीं, कंप्लीट हुए नहीं रहते, तब वो उसके नजरों में होते हैं, और जब वो हो जाते हैं तब वही सपने उसके कदमों में होते हैं। इसलिए आपको वो सपनों को नजरों में से कदमों में लाना है। कॉन्सेंट्रेटिव लक्ष्य क्या है? जितने भी मैंने आपको बातें बताई हुई है, ये बातें आपको पता भी होंगी, मगर आपने अप्लाई किए क्या ये जरूरी है। इसलिए आज से आपको इन सभी चीजों को अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक डिस्कस किए थे, दैट इज द हाउ टू स्टडी। अब आपके सिलेबस की तरफ जाते हैं, मतलब अब पढ़ाई की तरफ जाते हैं, ओरिएंटेशन का पार्ट आज से खत्म करते हैं, बराबर। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज आपके सिलेबस में क्या क्या है। सर कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई तो लेंगे, तो सर ये जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस होता है, ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या क्या है, ये सब चीजें आज अपन डिटेल में देखेंगे। देखिए मैंने आपको कल बताया था मार्किंग के समय कि कंप्यूटर साइंस जो है ये आपका टोटल 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें 100 मार्क्स होते हैं पेपर 1 के लिए और 100 मार्क्स होते हैं पेपर 2 के लिए। ऐसे दो पेपर है आपके 100 मार्क्स के। दोनों भी पेपर में 50 मार्क्स फॉर थियरी, 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। मतलब यहाँ पर आपको 50 मार्क का थियरी है, 50 मार्क का प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर भी वैसे ही है, 50 मार्क्स की थियरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। गॉट इट? अब दूसरी बात, फिर ये तो जो पेपर होते हैं, ये पेपर 50 मार्क्स के होते हैं, मगर इनको सॉल्व करने के लिए टाइम होता है 3 आवर्स, 3 घंटे। क्योंकि 50 मार्क का पेपर है, 100 मार्क टाइम इसलिए दिया हुआ है, आपका राइटिंग वर्क जो है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब जैसे सर आप बोलेंगे सर इंग्लिश का पेपर है 80 मार्क्स का होता है, उसके लिए 3 आवर्स टाइम होता है, ये तो सर 50 मार्क्स का है, बराबर। तो 3 घंटे और 3 घंटे ऐसे 6 घंटे के दो अलग अलग पेपर होते हैं, एक दिन और दूसरे दिन। व्हाट इट? तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले पेपर 1 की तरफ बात करेंगे। पेपर 1 में फर्स्ट चैप्टर होता है HTML। इस HTML चैप्टर में आप वेब पेज को कैसे डिजाइन करते हैं, वेब डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं, वेब पेज को कैसे डेकोरेट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे आप HTML इस चैप्टर में। सेकेंड जो चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोरेज होता है, कैसे मेंटेन होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है, दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड जो चैप्टर है ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने अगर नाम सुना होगा यूनिक्स, लिनक्स या डॉस, ये आपके विंडो, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज द C++। आपका एम अगर इंजीनियरिंग है तो आपको ये सब चीजें
बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीजें इंजीनियरिंग में, जैसे आज HTML आपके सामने चैप्टर है, इंजीनियरिंग में HTML ये सब्जेक्ट है, C++ आज आपके सामने चैप्टर है, वहां पर C++ सब्जेक्ट है, मतलब जो यहाँ पर चैप्टर्स है वो सब्जेक्ट में बदल जाते हैं। इसलिए इस और उन सभी चीजों का बेस उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो 11th में आपका कंप्यूटर साइंस होना जरूरी होता है। गॉट इट? और इस पेपर वर्क को ही अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करने वाले हैं वो इस पेपर वर्क में करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ है आपका हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड एज द पेपर वर्क। अब हार्डवेयर में क्या होगा, तो हार्डवेयर में सबसे पहली जो पढ़ाई है वो है नेटवर्किंग, जिसको आप कनेक्टिविटी बोलते हैं, मतलब कनेक्शन होता है, बराबर है। तो नेटवर्किंग की पढ़ाई करना है, मतलब इंटरनेट की पढ़ाई करना है, तो उसके लिए फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज द नेटवर्किंग। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, मतलब आपको इंट्रोडक्शन है किस चीज का, तो आपको इंट्रोडक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का। अब सर ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब आपने माइक्रो प्रोसेसर का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, जैसे इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, बराबर है। वैसे ही मोटोरोला, तोशिबा, HP, ये दूसरे और कंपनीज है जो माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं, मगर आपने इंटेल नाम सबसे ज्यादा सुना होगा। तो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर का अपने को इंट्रोडक्शन है, और एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है 8085, माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। इस माइक्रो प्रोसेसर के डिटेल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी आपको करना है इस चैप्टर में। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, फिर से 8085 माइक्रो कंट्रोलर का नाम है। इसके अपने को डिटेल इंस्ट्रक्शन की पढ़ाई करना है, और उन इंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको प्रोग्रामिंग करना है, जिसको आप बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। गॉट इट? नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू x86 फैमिली। ये ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जिनके नाम के एंड में आता है x86, मतलब x बोले तो कुछ भी रहेगा, मगर नाम के एंड में आता है 86। तो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर जो 86 फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब जैसे देखो, आपने कुछ फैमिलीज देखे होंगे जिनके नाम के आखिर में प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, या किसी के नाम के एंड में सिंह होता है, उदय सिंह, बराबर है। तो ये सब होते हैं फैमिलीज जो बिलोंग करते हैं 86 माइक्रो प्रोसेसर। और लास्ट में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन जो होता है उसको बोलते हैं अपन माइक्रो कंट्रोलर। तो इन सभी चीजों को अपने को पढ़ना है पेपर 2, मतलब हार्डवेयर। फिर आप जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आप बाइफर्केशन कर लेते हैं खुद को कि आपको सॉफ्टवेयर में पढ़ाई करना है या हार्डवेयर में, मगर आज आपको दोनों भी चीजों का नॉलेज लेकर आगे बढ़ना है। दूसरी बात, अब जो स्टूडेंट आर्किटेक्ट फील्ड को बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट सिर्फ आर्किटेक्ट इंजीनियर ना बने। मैं मतलब थोड़ा सा आपके थिंकिंग्स को क्लियर करता हूं। आप लोगों की इच्छा क्या पता है क्या? आसमान छूने की, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं क्या चाहता हूं पता है क्या, कि आप सिर्फ आसमान ना छुओ, आपके कदम आसमान पे हो, आपकी नजर उससे आगे हो, बराबर है। मतलब आप बोलेंगे अगर मैं सिर्फ आर्किटेक्ट इंजीनियर बनूंगा, नहीं, आप आर्किटेक्ट इंजीनियर तो बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप खुद के ऐप बना सकते हैं, खुद के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ये लैंग्वेजेस का स्टडी करके। इसलिए आप आर्किटेक्ट तो बने, जैसे ऑटोकैड पता है आर्किटेक्ट के बच्चों को, तो ऑटोकैड ये ऐप है, वैसे आप खुद के एप्स भी बना सकते हैं, खुद के सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। इसलिए हर चीज को, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। तो ये हो गया अपना आज तक का पार्ट, दैट इज द ओरिएंटेशन। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस के तरफ जाएंगे, पढ़ाई की तरफ जाएंगे कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो एक बात ध्यान में रखिए, कल हम देखेंगे कि भाई कंप्यूटर बोले तो क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई क्या होती है, और अपन 11th के जो बेसिक्स चैप्टर है जिनकी जरूरत आपको 12th में बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है, ऐसे चैप्टर्स की पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।
गॉड ब्लेस यू.